आप भले एक स्मार्टफोन से शूट करते हो या फिर एक प्रोफेशनल कैमरा से, अगर आप इन 5 चीजों को मास्टर कर लेते हो तो आप दुनिया का कोई भी कैमरा ऑपरेट कर सकते हो। YouTube पर ऐसे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो आपको इन चीजों को अलग अलग करके एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपको इन 5 चीजों को समझने के लिए इन 5 चीजों के बीच के कनेक्शन को भी समझना होगा। कैमरा ऑपरेट करना चाय बनाने जैसा है। अगर आपकी चाय में चाय पत्ती ज्यादा डल गई तो आप उसमें दूध, चीनी और पानी डाल के उसको मेंटेन कर सकते हैं। कैमरा में भी कुछ ऐसा ही है। अगर आपने शटर स्पीड कम या ज्यादा कर दी तो ISO और अपर्चर को चेंज करके आप उसको मेंटेन कर सकते हो। तो अगले कुछ मिनटों में आप थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों तरीके से वो सब सीखने वाले हैं जिसको सीखने में एक फोटोग्राफर और एक वीडियोग्राफर को कुछ साल लग जाते हैं। एक बात और दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हमने उन लोगों को भी फोकस किया है जिन्होंने पहली बार कैमरा हाथ में लिया है और उन लोगों को भी फोकस किया है जिनको कैमरा ऑलरेडी चलाना आता है। इसलिए इस वीडियो के अंदर कुछ चीजें बहुत बेसिक से होंगी तो आपको लगेगा यार ये कौन से बताने वाली बात है, बट हो सकता है किसी ने पहली बार कैमरा हाथ में लिया हो उसको वो चीज भी ना पता हो। तो हम इस वीडियो में बेसिक चीजें भी बताएंगे और प्रो लेवल की चीजें भी बताएंगे। और थैंक यू सो मच दोस्तों, पिछले कुछ वीडियोस पे आपने बहुत सारा प्यार दिया है। जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो हमारे सब्सक्राइबर्स लगभग 300 कंप्लीट हो चुके हैं। हो सकता है जब ये वीडियो अपलोड हो तब तक सब्सक्राइबर और गेन हो जाए। तो अपना प्यार बनाए रखना, क्योंकि आपके इस प्यार की वजह से ही हमें और मोटिवेशन मिलता है कि हम और बेहतर कंटेंट बनाएं। जैसे कंटेंट को आप प्यार देते हो हम वैसा ही कंटेंट और लाने की कोशिश करते हैं और उससे भी अलग लेवल का। तो अपना प्यार बनाए रखना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नीचे कमेंट करके बताना आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले आपको कैमरा को मैनुअल मोड में सेट करना होगा। जब आप कैमरा को ऑटो मोड पे शूट करते हो तो कैमरा खुद डिसाइड करता है कि उसको व्हाइट बैलेंस कितना रखना है, उसको किस चीज को एक्सपोज करना है, किस चीज को डार्क रखना है। इससे होता ये है कि आपके पास कोई कंट्रोल नहीं होता कि आप किस चीज पे ज्यादा फोकस करना चाहते हो, किस चीज को ब्राइट दिखाना चाहते हो, किसको डार्क, और आपका कैमरा ही ये सब डिसाइड करता है आपके लिए। इसलिए सबसे पहले आपके कैमरा को मैनुअल मोड पे सेट करना होगा। इससे इन 5 चीजों का कंट्रोल आपके हाथ में आ जाता है। मैनुअल मोड में सेट करने के बाद आपको सबसे पहले सेट करना है फ्रेम रेट, यानी FPS, फ्रेम्स पर सेकंड का मतलब है कि आपके कैमरा ने 1 सेकंड के अंदर कितनी फोटोज खींची। जी हाँ, अगर आप एक वीडियो को देखते हो तो वीडियो कुछ नहीं है बल्कि कुछ फोटोज को मिला के एक मोशन क्रिएट होता है जो एक वीडियो के रूप में हमें दिखाई देता है। तो जो आइडियल स्टैंडर्ड फ्रेम रेट है वो है 24 FPS। ऐसा क्यों है, लेट मी एक्सप्लेन। एक परफेक्ट हेल्दी ह्यूमन ब्रेन जब किसी चीज को देखता है तो उसकी इमेज उसके दिमाग में 1/10 सेकंड के लिए सेव हो जाती है और उसके बाद में जस्ट गायब। अगर हम किसी चलते हुए इंसान को 1/10 के हिसाब से अगर 10 फोटोज पर सेकंड खींचते हैं तो हमें वो बंदा चलता हुआ दिखाई देगा, हमें वो वीडियो लगेगा। बट फिर 24 FPS क्यों? जैसा कि मैंने बताया, एक परफेक्ट हेल्दी ह्यूमन ब्रेन, तो किसी भी इंसान का ह्यूमन ब्रेन एक परफेक्ट हेल्दी हो ये जरूरी नहीं है। कुछ लोगों के लिए टाइम कम होता है और कुछ लोगों के लिए ज्यादा। इसलिए एक एवरेज 24 FPS सेट किया गया ताकि हर इंसान को एक स्मूथ मोशन के साथ वीडियो दिखाई दे। अगर आपको वीडियो को स्लो मोशन करना है एडिट में तो आपको 24 FPS पे शूट ना करके ज्यादा पे करना होगा, क्योंकि अगर आप 24 FPS पे शूट करते हो तो आपके कैमरा के पास सिर्फ 24 फ्रेम्स ही हैं। इसलिए जब आप उसको स्लो करोगे तो वो फ्रेम्स पर सेकंड कम हो जाएंगी और तो आपकी वीडियो में एक जिटरी लुक दिखाई देगा। इसलिए आपको जब स्लो मोशन करना है तो आपको हायर फ्रेम रेट्स जैसे 30, 60 या 120 या फिर कुछ कैमरे जैसे मेरे सोनी A7S III में 240 फ्रेम्स पर सेकंड भी हैं, तो आपको हायर फ्रेम रेट्स में शूट करना होगा ताकि आप उसको एडिट में स्लो मोशन कर सके। जैसे कि अगर आप 120 फ्रेम्स पे शूट करते हो तो आप उसको एडिट में 20% तक स्लो कर सकते हो, जो कि 24 फ्रेम्स पर सेकंड के हिसाब से हो जाएगा, जिसके अंदर एक स्मूथ स्लो मोशन क्रिएट होता है जो कि आजकल रील्स वगैरह पे वायरल भी होता है। पर याद रहे, कभी भी ओवर शूट नहीं करना है। अगर आपको 24 फ्रेम्स पे ही शूट करना है, अगर आपको वीडियो को स्लो नहीं करना है तो उसको 24 फ्रेम्स पे ही शूट करें। इससे 2 चीजें होंगी। पहला, आपके कैमरा पे लोड कम पड़ेगा, वो हीट कम होगा, बैटरी कम कंज्यूम करेगा, एंड सेकंड, आपका स्टोरेज भी बचेगा, जिससे आप अगर पीसी के अंदर उसको स्टोर करते हो तो आपका स्टोरेज बचेगा और आपके कंप्यूटर पे भी लोड कम पड़ेगा ताकि वो स्मूथ उस चीज को प्लेबैक कर सके। मैंने बहुत बार देखा है कि कुछ लोगों के पास 100 FPS का फीचर होता है तो वो हर चीज को 100 FPS पे शूट करते हैं, जिसका हर्जाना उनको एडिट में भुगतना पड़ता है। अगर उनका पीसी थोड़ा भी लो स्पेक्स का होता है तो वो स्मूथ प्लेबैक नहीं दे पाता। इसलिए कोशिश करो कि आपको जितनी फ्रेम रेट्स चाहिए उतना ही फ्रेम रेट्स पे शूट करो, ना कि ओवर एग्जैजरेट करके। अगर आपके कैमरे में 24 FPS का ऑप्शन नहीं है तो टेंशन में आने की बात नहीं है। आप 25 या 30 FPS जो भी नियर बाई
ऑप्शन है उसमें शूट कर सकते हो। बस ध्यान रहे जब आप एडिट करो तो टाइमलाइन है वो 24 FPS की बनाए, जिसके थ्रू आपको एक स्मूथ सिनेमैटिक फुटेज मिले। 24 FPS का ऑप्शन क्यों नहीं है, उसका रीजन होता है पाल फॉर्मेट। एक्चुअल में कैमरे के अंदर दो फॉर्मेट होते हैं, NTSC और पाल। ये बेसिकली कुछ नहीं है, जब आप यूरोप में शूट करते हो तो यूरोप के अंदर इलेक्ट्रिसिटी है, वो लाइट है, वो अलग फ्रीक्वेंसी पे आती है, और इंडिया और जो एशियन कंट्रीज है इंडिया के आसपास की, उनके अंदर लाइट की फ्रीक्वेंसी अलग आती है। जब भी आप इंडोर या लाइटिंग के साथ शूट करो तो पाल फॉर्मेट में ही करो। अगर उसे 24 FPS का ऑप्शन चला जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप 25 या 30 FPS में भी कर सकते हो, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी किसी भी और वीडियो में हम डिटेल में NTSC और पाल फॉर्मेट को समझेंगे, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि क्यों NTSC और पाल फॉर्मेट में हमें शूट करना चाहिए और कब करना चाहिए। फ्रेम रेट सेट करने के बाद अब हम परफेक्ट एक्सपोजर सेट करना सीखेंगे। एक्सपोजर 3 चीजों पे डिपेंड करता है। फर्स्ट ISO, सेकंड शटर स्पीड एंड थर्ड अपर्चर। अब हम इन 3 चीजों को एक साथ समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि इनके बीच का कनेक्शन क्या है और वे कैसे काम करती है। फर्स्ट थिंग, ISO कैमरा के अंदर सबसे सिंपल चीज है। ISO का सीधा मतलब है फेक लाइट। जितना ज्यादा ISO होगा आपकी इमेज उतनी ही ज्यादा ब्राइट होगी। अगर आप एक डार्क इन्वायरमेंट में शूट कर रहे हो तो आप अपना ISO बढ़ा सकते हो, जिसके थ्रू आप अपनी इमेज को और ब्राइट कर सकते हो। ISO 40 से लेके 4 लाख तक होता है, जैसे कि मेरे Sony A7S III में 4 लाख तक ISO है। तो इसका मतलब हम कितना भी डार्क हो उसका ISO बढ़ा के शूट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब हम ISO बढ़ाते हैं तो उसके साथ एक चीज और आती है, वो है ग्रेनिंग, नॉइज। जैसा कि आप देख सकते हो, अगर हम एक लो लाइट सीन के अंदर बहुत ज्यादा ISO इंक्रीज कर देते हैं तो वीडियो के अंदर नॉइज आने लग जाती है, जो कि बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं लगती। इस चीज को समझने के लिए हम एक डार्क इन्वायरमेंट में चलते हैं। अब हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है प्रॉपर तरीके से। अब हम धीरे धीरे अपना ISO इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। जैसे जैसे हम ISO इंक्रीज करते हैं हमें चीजें दिखने लग जाती हैं, पर उसके साथ नॉइज भी बढ़ती है। ये नॉइज आपकी वीडियो को परमानेंट हो जाती है और ये बहुत ही गंदी लगती है। कुछ न्यू कैमरा जैसे Sony A7S III है, वो लो लाइट कैमरा है, उनमें ISO 12800 तक जाता है, जहां पर ड्यूअल टोन ISO ऑन हो जाता है, जिसकी वजह से नॉइज थोड़ी कम आती है। बट फिर भी हमें कोशिश करना चाहिए कि ISO लास्ट चीज होनी चाहिए जिसको हमें छेड़े। जितना कम हो सके ISO कम रखना चाहिए, जिससे आपकी वीडियो में नॉइज कम आए। अगर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता है एट द एंड, तब हमें ISO को कोशिश करना चाहिए कि इंक्रीज करें। बट फिर भी मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा, कभी भी ISO को 1000 से ऊपर लेके ना जाए, जिससे आपकी वीडियो के अंदर नॉइज कम आए और आपका वीडियो और भी प्रोफेशनल लगे। तो इसका मतलब हम ISO को इंक्रीज नहीं कर सकते हमारी इमेज या वीडियो के एक्सपोजर को चेंज करने के लिए। तो फिर हम कौन सी चीजों के द्वारा इसको कंट्रोल कर सकते हैं? सेकंड है शटर स्पीड, उसको समझते हैं। शटर स्पीड का बेसिक मतलब है कि आपके कैमरा के आगे एक शटर होता है। जब आप एक फोटो क्लिक करते हो तो आपका शटर ओपन होता है और जैसे फोटो क्लिक कर लेते हो शटर क्लोज हो जाता है। उस शटर के ओपन और क्लोज होने की स्पीड को ही शटर स्पीड कहते हैं। अगर आप अपने कैमरे की शटर स्पीड ज्यादा रखते हो तो उससे 2 चीजें होती है। पहली, क्योंकि आपके शटर की स्पीड ज्यादा है तो वो जल्दी से ओपन होता है और जल्दी क्लोज होता है। इससे अगर कोई फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट है, जैसे कि स्पोर्ट्स कार या फिर कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी, तो उसके अंदर क्योंकि उस ऑब्जेक्ट के जितनी स्पीड या उससे भी ज्यादा स्पीड आपके शटर की होती है, तो उस फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट को कैमरा कैप्चर कर पाता है परफेक्ट क्लियर पिक्चर के साथ में। इससे दूसरी चीज ये होती है, क्योंकि आपके शटर स्पीड ज्यादा है, इसलिए आपके कैमरे के सेंसर के पास इतना समय नहीं होता कि वो प्रॉपर तरीके से उसके पास लाइट जा सके। इसलिए शटर ओपन होता है, क्लोज होता है, उसके बीच में गैप कम होने की वजह से सेंसर के पास लाइट कम जाती है, जिससे इमेज डार्क प्रोड्यूस होती है। तो ज्यादा शटर स्पीड रखने से आप फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट की फोटो क्लियर कैप्चर कर पाते हो, पर उससे एक्सपोजर भी कम मिलता है। वहीं पे अगर आपके कैमरे की शटर स्पीड कम है तो कैमरे के पास प्रॉपर टाइम होता है सेंसर के पास लाइट पहुंचाने के लिए, आपका इमेज और वीडियो ज्यादा ब्राइट आता है। पर उससे दूसरी चीज ये होती है कि मोशन ब्लर क्रिएट हो जाता है। अगर कोई फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट ऐसे होता है तो उसके अंदर एक मोशन क्रिएट हो जाता है, वो प्रॉपर विजिबल नहीं होता आपको चीजें। तो अब आप सोच रहे होगे कि जब हम वीडियो शूट करते हैं तो शटर स्पीड का क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि वीडियो के टाइम पे तो शटर बार बार ओपन क्लोज नहीं होता है। जी हाँ, शटर स्पीड सेम वैसे ही काम करती है वीडियो में भी जैसे फोटोज में काम करती है, बट डिजिटली। अगर आप किसी फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट का वीडियो बनाते हो स्लो शटर स्पीड के साथ, तो उसके अंदर एक स्मूथ मोशन ब्लर क्रिएट होता है। वहीं पे अगर आप फास्ट शटर स्पीड के साथ करते हो तो मोशन ब्लर क्रिएट नहीं होता है और आपकी वीडियो के अंदर का सब्जेक्ट क्लियर विजिबल होता है। अब आपके दिमाग में सवाल ये आ रहा होगा कि हमें शटर स्पीड स्लो रखनी चाहिए या फास्ट। फोटोज के अंदर शटर स्पीड सेट करने का कोई रूल नहीं है,
क्योंकि आप समटाइम्स बहुत स्लो शटर स्पीड रख के भी क्रिएटिव फोटोज ले सकते हो, फास्ट शटर स्पीड रख के भी फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स जैसे स्पोर्ट्स कार या कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी जिसके अंदर एक्टिविटीज फास्ट होती हैं उनकी फोटोज क्लिक कर सकते हो। बट एक आइडियल तौर पे माना जाता है कि आपके कैमरे की शटर स्पीड फोटोज क्लिक करते टाइम लगभग 200 से 250 के आसपास होनी चाहिए। जिससे होता ये है कि अगर आपके कैमरे में वेट ज्यादा है और फोटोज क्लिक करते टाइम आप हाथ थोड़ा बहुत हिल जाता है तो उससे आपकी फोटो ब्लर नहीं होती और प्रॉपर एक शार्प इमेज क्रिएट हो जाती है। बट वीडियोस के अंदर शटर स्पीड का एक रूल होता है, लेट मी एक्सप्लेन। अगर आपकी फ्रेम रेट्स, जो कि हमने पहले टॉपिक बात किया था फ्रेम पर सेकंड FPS, वो हमने अगर 24 FPS शूट किया है तो हमें शटर स्पीड उसकी जस्ट डबल लगभग 48, जो कि ऑप्शन नहीं होता है कैमरे में, तो उसके जितना पास में पॉसिबल हो सके 1/50 शटर स्पीड सेट करते हैं। तो इसका मतलब अगर हम वीडियो शूट करते हैं तो हमारी शटर स्पीड हमारे फ्रेम्स पर सेकंड से जस्ट डबल होनी चाहिए। इससे एक परफेक्ट स्मूथ मोशन क्रिएट होता है जो कि बहुत सिनेमैटिक लगता है। अगर आप शटर स्पीड ज्यादा कर देते हो तो उससे आपका वीडियो टीवी कमर्शियल की तरह फील होता है और वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो जब भी आप सिनेमैटिक शॉट लो तो कोशिश करो कि आपकी शटर स्पीड आपकी फ्रेम पर सेकंड से जस्ट डबल या उसके आसपास हो। पर अगर आपको कोई ऐसा शूट करना है जैसे कोई एक फाइट सीन शूट करना है या फिर एक फास्ट स्पोर्ट्स कार का सीन शूट करना है तो आप शटर स्पीड थोड़ी ज्यादा रख सकते हो, पर तभी जब आपको बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट हो, अदरवाइज नहीं। अब हम एक्सपोजर के थर्ड पिलर पे जाते हैं जो है अपर्चर। जैसा कि अपने ISO और शटर स्पीड में भी देखा कि वो सिर्फ एक चीज को कंट्रोल नहीं करती, अपर्चर में भी सेम वैसा ही है। अपर्चर बेसिकली कैमरे का फीचर ना होके लेंस का फीचर होता है। अपर्चर मतलब कैमरे के अंदर कुछ ब्लेड्स लगी होती हैं, वो ब्लेड ये डिसाइड करती हैं कि आपके सेंसर के पास कितनी लाइट जाएगी। तो जितना कम अपर्चर होता है सेंसर के पास उतनी ही ज्यादा लाइट जाती है, क्योंकि ब्लेड्स ज्यादा अलाउ करती हैं आपके सेंसर के पास लाइट जाने के लिए, जिससे आपकी इमेज और ज्यादा ब्राइट आती है। और जितना ज्यादा अपर्चर होता है उतनी ही कम लाइट आपके सेंसर के पास जाती है, क्योंकि ब्लेड्स ज्यादा पास में होती हैं, सेंसर के पास लाइट कम जाती है, जिससे आपकी इमेज डार्क प्रोड्यूस होती है। अपर्चर कैमरे का फीचर है बट ये लेंस के अंदर होता है। डिपेंड करता है कैसे लेंस पे शूट कर रहे हो। अपर्चर 1.2 से लेके f22 तक भी होता है, इसलिए अगर आप लो लाइट में शूट करते हो तो कोशिश करो जितना कम अपर्चर रख सकते हो उतना कम रख, जिससे आपके कैमरे के सेंसर पे और ज्यादा लाइट आएगी और आपकी इमेज और ज्यादा ब्राइट दिखाई देगी। क्या अपर्चर सिर्फ एक्सपोजर को ही अफेक्ट करता है? नहीं, अपर्चर का दूसरा और सबसे मेन काम है वो है ब्लर। अगर आपने अपना अपर्चर बहुत ज्यादा हाई रख रखा है जैसे f5.6, f10 या f12, तो आपके वीडियो का बैकग्राउंड ब्लर नहीं होगा, जो कि एक अनप्रोफेशनल वीडियो लगता है, जैसा कि हम एक फोन से शूट करते हैं वैसा। वहीं पे आप जितना कम अपर्चर रख सकते हो जैसे f1.8, f1.4 या f1.2 रख सकते हो, जितना कम अपर्चर होगा उतना ही ज्यादा बैकग्राउंड ब्लर होगा, जो कि सिनेमैटिक लगता है। इसलिए आप देखते हो कि कम अपर्चर के लेंस ज्यादा ब्राइट इमेज देते हैं और साथ में ज्यादा बैकग्राउंड ब्लर देते हैं। इसीलिए आप देखोगे कि एक लेंस जो कि हायर अपर्चर के साथ है, इसीलिए आप देखोगे कि सोनी का 50mm लेंस जो कि 1.8, 1.4 और 1.2 अपर्चर के साथ आता है, उनकी रेट्स में, उनकी प्राइसेस में बहुत ह्यूज डिफरेंस होता है। एक लेंस जो 1.8 के साथ है 50mm सेम, उसकी रेट लगभग 20,000 रुपए है। वहीं पे एक लेंस जो कि सेम 50mm ही है, उसकी प्राइस लगभग 1.5 लाख रुपए है। ऐसा क्यों होता है? ये उसके अपर्चर पे डिपेंड करता है, जिससे कैमरा के सेंसर के पास और लाइट आती है और बैकग्राउंड अच्छे से ब्लर होता है। प्राइसेस के रीजन और भी बहुत सारे हैं। अगर आप चाहोगे तो मैं इन 3 लेंसों का कंपैरिजन भी करके आपको दिखा सकता हूँ चैनल पे, तो आप कमेंट करके बता देना मेरे को जल्दी इन तीनों लेंसों के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस है और इनकी प्राइस में इतना डिफरेंस क्यों है, क्यों ये प्राइस जस्टिफाई करती है, ये मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा, तो कमेंट करके जरूर बता देना। तो आपने देखा कि अपर्चर बैकग्राउंड ब्लर को भी अफेक्ट करता है, साथ में आपके कैमरा के एक्सपोजर को भी, बट कभी भी इस चीज को ओवर यूज ना करें। अगर आपका एक वाइड सीन है और आप चाहते हो कि सारी चीजें विजिबल हो तो आप अपर्चर ज्यादा रखो, जिससे हर एक चीज पे प्रॉपर फोकस रहेगा। वहीं पे अगर आप ये चाहते हो कि आपका बैकग्राउंड पे ब्लर हो जाए और एक सब्जेक्ट पे सिर्फ फोकस हो, तो आप अपर्चर कम रख सकते हो, जिसके आपके कैमरे के अंदर लाइट भी ज्यादा आएगी और आपका बैकग्राउंड ब्लर हो जाएगा और आपके सब्जेक्ट पे प्रॉपर फोकस रहेगा। तो अब हम कैमरा का एक ऐसे फीचर के बारे में बात करेंगे जो कि सबसे ज्यादा इग्नोर किया जाता है, वहीं पे मुझे ऐसा लगता है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, वो है व्हाइट बैलेंस। अगर आप किसी भी फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर से बात करोगे तो आपको अपर्चर का इंपॉर्टेंस समझा देगा, शटर स्पीड का समझा देगा, बट व्हाइट बैलेंस को लोग इग्नोर करते हैं। आई डोंट नो ऐसा क्यों है, बट 90% लोग ऑटो वाइट बैलेंस पे या फिर कुछ फिक्स
5500 के आसपास व्हाइट बैलेंस रख के शूट करते हैं और फिर सोचते हैं एडिट में चेंज कर लेंगे। हाँ, आप फोटोज में ये कर सकते हो क्योंकि फोटोज में रो का ऑप्शन होता है और आप रो के अंदर प्रॉपर तरीके से व्हाइट बैलेंस को चेंज कर सकते हो। बट फिर भी मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा कि कभी भी ऑटो व्हाइट बैलेंस या फिर एक फिक्स 5500 पे पूरे दिन शूट ना करें। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ ये समझते हैं। व्हाइट बैलेंस होता क्या है? व्हाइट बैलेंस एक्चुअल में कैमरे को ये बताना होता है कि आप जिस लाइट में शूट कर रहे हो, चाहे वो सनलाइट हो या फिर आपकी मैनुअल लाइट्स हो, उनका टेम्परेचर कितना है। जैसा कि अगर हम एक दिन में देखते हैं तो नॉर्मल टेम्परेचर 5500-5600 के आसपास होता है, वहीं पे वो टेम्परेचर मॉर्निंग और इवनिंग में अलग होता है। इसलिए अगर हमने बेसिक टेम्परेचर सेट करके पूरे दिन शूट कर लिया तो आपका जैसे जैसे दिन गुजरेगा वैसे वैसे लाइट का टेम्परेचर चेंज होगा। और अगर अपने कैमरे के अंदर टेम्परेचर चेंज नहीं करा तो आपके कलर्स उतने एक्यूरेट नहीं आएंगे। व्हाइट बैलेंस का मतलब यही होता है कैमरे को ये बताना कि व्हाइट कलर को प्रॉपर व्हाइट विजिबल करा सके, जिसके थ्रू आप जब एडिट में आपके कलर्स को चेंज करते हो तो वो रियल कलर्स दिखाई दे। व्हाइट बैलेंस ही वो रीजन है जिसकी वजह से अगर हम कभी कभी मोबाइल से फोटोज खींचते हैं तो हमें उस चीज का कलर वैसा नहीं दिखाई देता जो कि एक्चुअल में है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कभी भी ऑटो व्हाइट बैलेंस में शूट ना करें। उससे दूसरा नुकसान ये होता है कि कभी कभी आप एक सीन को ग्रेड कर लेते हो, उसी टाइम का वो सेम सीन होता है, सेम लोकेशन होती है, थोड़ा सा टाइम चेंज हो जाता है, तो आप वो सेम ग्रेड अगर उस पर अप्लाई करते हो, भले आप कितना भी उसको कलर करेक्शन कर लो, व्हाइट बैलेंस मैच करने की कोशिश कर लो, फिर भी प्रॉपर सेम कलर्स नहीं आते हैं। हाँ, रेड एरी जैसे प्रोफेशनल कैमराज में रो शूट होता है, रो और लॉग प्रोफाइल में फर्क होता है। इस चीज को मैं एक वीडियो में समझाऊंगा, अगर आप कमेंट करो तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा प्रॉपर। बट रो में अगर आप शूट करते हो तो आप एडिट के अंदर भी प्रॉपर व्हाइट बैलेंस को चेंज कर सकते हो। जब आप व्हाइट बैलेंस चेंज करते हो तो आपका कलर में डिफरेंस नहीं आता। बट अगर आप एक नॉर्मल कैमरा से शूट कर रहे हो जिससे आप रो में शूट नहीं कर रहे हो तो व्हाइट बैलेंस हमेशा प्रॉपर सेट करके ही रखें। तो अब प्रॉपर व्हाइट बैलेंस सेट कैसे करें? इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है और दूसरा तरीका बहुत ईजी है। पहला तरीका है आप पता करो कि आप जहाँ पे शूट कर रहे हो उस टाइम लाइट का टेम्परेचर क्या है। जैसे कि मैं अगर अभी इस लाइट से शूट कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि ये 5600 केल्विन पे शूट कर रही है, तो मैं अपने कैमरे के अंदर जाके 5600 केल्विन पे टेम्परेचर सेट कर सकता हूँ। और अगर मैं दिन में शूट कर रहा हूँ तो मैं दिन के टेम्परेचर के हिसाब से अपने कैमरे के अंदर सेटिंग चेंज करके उसको प्रॉपर व्हाइट बैलेंस सेट कर सकता हूँ। ये बहुत ईजी है, बट इसमें एक प्रॉब्लम ये है, तो हमें बार बार ये देखना पड़ता है कि हमारे शूट के अंदर लाइट का टेम्परेचर क्या है, जो कि एक बिगिनर फिल्म मेकर या फोटोग्राफर के लिए हार्ड होता है जानना कि कौन सी लाइट का टेम्परेचर कितना है। इसका सबसे इजी तरीका है ग्रे कार्ड। ग्रे कार्ड अमेजन पे इजीली अवेलेबल हो रहे हैं, लगभग 600 से 700 रुपए के इसकी रेट है। अगर आप इनको खरीदना चाहो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप परचेज कर सकते हो। जब आप खुद ये डिसाइड ना कर पाओ कि इस लाइट का टेम्परेचर कितना है और अभी दिन के अंदर अगर शूट कर रहे हो तो दिन में अभी कितना टेम्परेचर है जिससे आप प्रॉपर व्हाइट बैलेंस सेट कर सको, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस ग्रे कार्ड को अपने कैमरे के सामने लेके जाना है और जैसा कि सोनी या फिर पैनासोनिक कैमराज के अंदर होता है, आपको मैनुअल केल्विन टेम्परेचर सेट करना है और उसके अंदर टेम्परेचर सेट करने वाले बॉक्स को ग्रे कार्ड के ऊपर लेके जाना है और आपका टेम्परेचर ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। कैनन कैमराज में अलग तरीके से काम करता है। उस लाइट के अंदर ग्रे कार्ड को पकड़ के रखो, उसकी फोटो क्लिक करो, फिर आप सेटिंग्स में जाके प्रॉपर व्हाइट बैलेंस सेट कर सकते हो। इससे आपका बहुत ज्यादा टाइम शूट में बच जाएगा क्योंकि आपको बार बार खुद लाइट्स का पता नहीं करना पड़ेगा कि अभी टेम्परेचर क्या है, और एडिट में भी आपका टाइम इसलिए बचेगा क्योंकि आपको बार बार हर एक इमेज को कलर करेक्शन अलग अलग नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आपने ऑलरेडी उसके अंदर प्रॉपर व्हाइट बैलेंस सेट कर रखा है। इसलिए कलर करेक्शन में आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप भले कुछ और चीजें करो ना करो, ग्रे कार्ड हमेशा अपने साथ रखो और ये बहुत ही चीप रेट में अवेलेबल है। तो इसलिए अभी जाओ और ग्रे कार्ड परचेज करो। आप अगर एक प्रोफेशनल शूट करना चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाके अमेजन से इस चीज को परचेज कर सकते हो। अब हमने इन 5 चीजों का समझ लिया है कि कैसे काम करती हैं, क्या चीजें होती हैं। अब हम बाहर चलेंगे और प्रैक्टिकल तरीके से शूट करके देखेंगे और समझेंगे कि ये 5 चीजें एक दूसरे के साथ कैसे काम करती है। अब हमें सबसे पहले मैनुअल मोड में कैमरे को सेट करना होगा। मैनुअल मोड में सेट करने के बाद में हमें सबसे पहली चीज जो सेट करनी है वो है फ्रेम रेट। हमें अभी स्लो मोशन नहीं करना, तो हम अभी 24 फ्रेम्स पर सेकंड पे शूट करेंगे। फ्रेम रेट सेट करने के बाद में हम सेकंड चीज सेट करेंगे, वो है शटर स्पीड। जैसा कि हमें पता है कि शटर स्पीड हमेशा फ्रेम रेट्स की दुगुनी होती है, तो 24 FPS मल्टीप्लाई बाय 2 48 होता है, बट कैमरे में 48 का ऑप्शन नहीं होता, इसलिए हम शटर स्पीड उसके नियर बाई जो भी है, जो है 150, वो हम शटर स्पीड सेट करेंगे जिससे परफेक्ट मोशन ब्लर क्रिएट हो सके। शटर स्पीड सेट करने के बाद में हम तीसरी चीज सेट करते हैं, वो है अपर्चर। मैं ये चाहता हूँ कि हमारा सब्जेक्ट प्रॉपर तरीके से विजिबल हो और बैकग्राउंड ब्लर हो जाए, इसलिए
मैं अपर्चर को 1.8 रखूंगा, जिसकी वजह से हमारे कैमरे के पास और ज्यादा लाइट आएगी और बैकग्राउंड और ज्यादा ब्लर होगा, जिससे हमारी फुटेज थोड़ी सी सिनेमेटिक लुक देगी। इन सब चीजों को सेट करने के बाद में जो सबसे लास्ट में हम जो चीज सेट करेंगे वो है ISO। इनको सेट करने के बाद में एक्सपोजर को सही सेट करने के लिए हम सबसे लास्ट में इफेक्ट करेंगे ISO को। ISO जितना कम पॉसिबल हो उतना कम रखने की कोशिश करेंगे। तो हम आउटडोर अभी ब्राइट सीन में शूट कर रहे हैं, इसलिए हम ISO को कम रख रहे हैं। अब आप देख सकते हो कि हमने सब चीजें प्रॉपर सेट कर दी, बट फिर भी प्रॉपर एक्सपोज्ड इमेज नहीं है, क्योंकि हमारे वीडियो का ब्राइटनेस बहुत ज्यादा हो गया। अब हम व्हाइट बैलेंस को थोड़ा बाद में समझेंगे, पर पहले हम देख रहे हैं कि हमारा वीडियो बहुत ज्यादा ओवर एक्सपोज्ड बन रहा है, क्योंकि हम दोपहर के अंदर शूट कर रहे हैं। तो सब चीजों को परफेक्ट सेट करने के बाद में भी हमारा वीडियो का एक्सपोजर सही नहीं है, वो बहुत ज्यादा ब्राइटन है, बहुत ज्यादा ओवर एक्सपोज्ड है। तो इसको प्रॉपर सेट करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन शटर स्पीड। आप शटर स्पीड को इंक्रीज कर दो, जिससे आपकी इमेज और थोड़ी डार्क हो जाएगी और परफेक्ट एक्सपोजर सेट हो जाएगा। पर इससे एक नुकसान होता है, वो ये है कि आपका परफेक्ट मोशन ब्लर क्रिएट नहीं होता है, जिसकी वजह से आपकी फुटेज सिनेमैटिक ना लग के एक टीवी कमर्शियल या फिर एक इंटरव्यू जैसा दिखाई देगी, जो कि बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं लगती। इसलिए इसका दूसरा सबसे अच्छा और प्रोफेशनल तरीका है ND फिल्टर। ND फिल्टर एक्चुअल में आपके कैमरे के सनग्लासेस की तरह है। अगर बहुत ज्यादा ब्राइट है तो आप उस पर एक सनग्लास लगा देते हो, जिसके थ्रू अपनी इमेज के एक्सपोजर को कंट्रोल कर सकते हो। सबसे अच्छा और बजट ND फिल्टर जो है वो मैं यूज करता हूँ K&F का। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, साथ में कुछ और ND फिल्टर्स में की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप जाके इसको परचेज कर सकते हो, जो बहुत ज्यादा महंगे भी नहीं है और वो आपको एक सिनेमेटिक शूट करने में हेल्प भी करेंगे। ND फिल्टर दो तरीके होते हैं, एक फिक्स ND फिल्टर और एक होता है वेरिएबल ND फिल्टर। फिक्स ND फिल्टर के अंदर एक प्रॉपर फिक्स होता है कि वो कितना आपकी इमेज को डार्क करेगा। वहीं पे एक वेरिएबल ND फिल्टर के अंदर एक रिंग होती है आगे, जिसको घुमा के आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कितना ज्यादा डार्क और ब्राइट करना है अपनी इमेज को। ND फिल्टर का नुकसान थोड़ा सा ये है, ND फिल्टर अगर आप कभी भी यूज करो तो बहुत ही चीप क्वालिटी का यूज मत करना। अगर आप बहुत ज्यादा हायर प्राइसेस के ND फिल्टर्स काम में नहीं ले सकते तो कोशिश करो कि आप एवरेज प्राइस का ND फिल्टर काम में लो, क्योंकि आप भले ही कितना ही महंगा लेंस लगा दो, अगर आपने उसके ऊपर आप अगर ND फिल्टर खराब लगा दोगे तो आपकी इमेज की क्वालिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी। ये कुछ ऐसा है कि आपकी आंखें एकदम सही हैं, पर आप उसके ऊपर एक लो क्वालिटी का 50 रुपए वाला सनग्लास लगा दो, जिससे आपको विजिबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी। दूसरी चीज आपको ध्यान ये रखनी है कि कभी भी ND फिल्टर रेंट पे लेके काम में ना ले, क्योंकि जो ND फिल्टर जो आप रेंट पे लेते हो वो बहुत ज्यादा बार यूज किए हुए होते हैं और लोगों को हार्श तरीके से यूज किए हुए होते हैं। इस वजह से उनके ऊपर स्क्रैचेस होते हैं, जो कि आपकी इमेज क्वालिटी को अफेक्ट करते हैं। तो हमेशा ND फिल्टर खुद का ही काम में लो और प्रॉपर तरीके से काम में लो। कोशिश करो उस पर स्क्रैच ना हो, उस पर डस्ट ज्यादा ना आए। अगर डस्ट आती है आप क्लीनिंग किट से क्लीन कर सकते हो। जब भी आप ND फिल्टर परचेज करें तो आपकी लेंस थ्रेड की साइज पता कर लें। जैसे कुछ लेंस की लेंस थ्रेड होती है 49, कुछ की 55, और जो मैक्स लेंस थ्रेड होती है वो होती है 82 mm, जो जी मास्टर के लेंसों की होती है। तो जब भी लेंस खरीदें तो अपनी लेंस थ्रेड के अकॉर्डिंग खरीदें। पर इससे भी एक बेहतर ऑप्शन ये है, जब आप ND फिल्टर खरीदें तो मैक्सिमम साइज का ND फिल्टर खरीद लें, जो 82 mm का आता है वो वाला। उसके बाद में अगर इन फ्यूचर आप लेंस चेंज करते हो, उसकी लेंस थ्रेड अलग होती है, तो आपको बार बार ND फिल्टर में इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप मैक्सिमम साइज वाला ND फिल्टर लें, उसके साथ में स्टेप अप रिंग ले लें। तो इसलिए अगर आपके लेंस थ्रेड की साइज आज छोटी है तो आप स्टेप अप रिंग लगा के उस पे वो ND फिल्टर अप्लाई कर सकते हो, और जब भी आप इन फ्यूचर लेंस चेंज करोगे तो आप वही ND फिल्टर उन्हीं स्टेप अप रिंग के थ्रू उस पे काम में ले सकते हो। दोनों की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके परचेज कर सकते हो। तो जो भी बेस्ट ND फिल्टर मुझे लगता है और जो मैं यूज करता हूँ नॉर्मल डेज में, उस ND फिल्टर की मैं आपको लिंक दे दूंगा, और साथ में क्लीनिंग किट की लिंक भी मैं आपको नीचे प्रोवाइड करा सकता हूँ, जो आप खरीद के आप अपने कैमरा पे यूज कर सकते हो, जिनकी प्राइसेस भी ज्यादा नहीं होगी और वो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करें। तो अब हम ND फिल्टर के थ्रू हमने अपने इमेज को प्रॉपर एक्सपोज्ड भी कर लिया, शटर स्पीड भी हमारी कंट्रोल में है, सब चीजें हमने सेट कर ली, बट फिर भी हमारा वीडियो अच्छा क्यों नहीं लग रहा, हमारा इमेज ऐसे अजीब सा टोन क्यों आ रहा है? उसका रीजन मैंने आपको बताया था कि जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है वो है व्हाइट बैलेंस। भले ही आपकी इमेज कितनी भी प्रॉपर एक्सपोज्ड हो, प्रॉपर लाइटें हो, सब कुछ हो, अगर आपका व्हाइट बैलेंस सही नहीं है तो आपकी इमेज एकदम बकवास लगने वाली है। अब हम व्हाइट बैलेंस सेट करेंगे। व्हाइट बैलेंस सेट करने का सबसे इजी तरीका मैंने बताया, ग्रे कार्ड, जिसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहां से जाके परचेज कर सकते हो। अब हम क्या करेंगे, व्हाइट बैलेंस को हमारे मॉडल के फेस के पास लेके जाएंगे, जस्ट 1 क्लिक के अंदर व्हाइट बैलेंस सेट करें। ये अलग अलग कैमरों में अलग अलग तरीके हो सकता है, तो आप अपने कैमरे का तरीका पता कर सकते हो कि कैसे आप एक मैनुअल व्हाइट बैलेंस सेट कर सकते हो अपने कैमरे के अंदर। तो जैसे ही हमने व्हाइट बैलेंस सेट किया, बूम,
हमारा वीडियो प्रोफेशनल वीडियो लगने लग गया है। जो वीडियो प्रॉपर एक्सपोजर सेट करने के बाद भी खराब लग रहा था, वो सिर्फ एक वाइट बैलेंस को चेंज करने की वजह से बहुत ही प्रोफेशनल लगने लग गया। तो जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया कि सिर्फ एक चीज आपकी वीडियो की क्वालिटी या फिर एक चीज को सीखने से आप कैमरे को अच्छे से ऑपरेट नहीं कर सकते। इन पांचों चीजों को आप एक साथ मिक्स करके सीखोगे, तभी आप प्रॉपर सेट कर पाओगे कैमरे का एक्सपोजर, वाइट बैलेंस, एवरीथिंग प्रॉपर तरीके से शूट कर पाओगे। एक प्रोफेशनल वीडियो या एक प्रोफेशनल फोटो शूट कर पाओगे। अब हम एक इंडोर सीन की तरफ चलते हैं और वहां पे हम देखते हैं कि कैसे हम इन चीजों को इंडोर के अंदर भी सेट कर सकते हैं। अब हमने मैनुअल मोड में कैमरे को किया और सबसे पहली चीज जो हमें सेट करनी है वो है फ्रेम रेट्स, जो कि हमने यहाँ पे भी 24 FPS ही रखा है, क्योंकि हमें स्लो मोशन नहीं करना। आपको करना हो आप कर लेना। 24 FPS सेट करके हम शटर स्पीड उसकी जस्ट डबल के नियर बाई, जो कि 1/50 है, वो सेट करते हैं। उसके बाद में थर्ड थिंग है वो सेट करते हैं अपर्चर, जो कि हमने यहाँ पे भी 1/8 ही रखा है। उसके बाद में सबसे लास्ट जो एक्सपोजर की जो चीज है वो हमें सेट करनी है, वो ISO। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम ISO इंक्रीज करके लाइट बढ़ा सकते हैं, जिसकी वजह से वीडियो के अंदर नॉइस आएगी। जो दूसरी चीज हम कर सकते हैं वो ये है कि हम कुछ लाइट्स अपने वीडियो के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसके हमें ISO भी इंक्रीज ना करना पड़े और हमारा वीडियो प्रोफेशनल लगे। तो अब लाइट सेट करने के बाद में हमें अब व्हाइट बैलेंस सेट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू अवर लाइट। अगर आपकी लाइट आप प्रोफेशनल है तो उसके अंदर प्रॉपर टेम्परेचर दिखाता है कि कितने टेम्परेचर की लाइट पे आप शूट कर रहे हो। बट अगर आपको नहीं पता कि आपकी लाइट का टेम्परेचर क्या है, तो ग्रे कार्ड आपके लिए एक वरदान साबित होने वाला है, जिसको आप 1 क्लिक के अंदर व्हाइट बैलेंस सेट कर सकते हो। तो आप देख सकते हो किसी भी एक नॉर्मल अनप्रोफेशनल वीडियो को हम एक प्रोफेशनल वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं, सिर्फ कुछ चीजों को चेंज करके। तो याद रहे दोस्तों, ये चीजें आप जब खुद आउटडोर जाके प्रैक्टिकल शूट करके देखोगे तो आप उसको और अच्छे तरीके से समझ पाओगे। अगर आपको एक बार में चीजें एक्सप्लेन नहीं हो पा रही हैं प्रॉपर तरीके से, तो आप बार बार इस वीडियो को देखो, या फिर बार बार आप बाहर जाके आउटडोर जाके शूट करके देख सकते हो, जिससे आपको ये कंसेप्ट और जल्दी क्लियर हो जाएंगे। जितना जल्दी इन कंसेप्ट को क्लियर कर लोगे, उतना ही ज्यादा प्रोफेशनल वीडियोज या फोटोज आप क्लिक कर पाओगे। तो आई होप दोस्तों, मैंने कोशिश की है कि आपको प्रॉपर तरीके से मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ, चीजों को समझा पाऊँ। बट फिर भी अगर कुछ चीजें मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ तो आप मुझे कमेंट करके बताओ। मैं हो सकता है उस चीज के ऊपर दोबारा कोई वीडियो बनाऊं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, जिससे मैं आपको वो चीज आराम से पर्सनली समझा सकता हूं। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। आई नो वीडियो लंबा हो गया है, बट आपको ये चीजें समझाने के लिए जरूरी था कि हम प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करें, ताकि आपके मन के अंदर कोई भी और डाउट ना रहे। सो थैंक यू सो मच अगेन। आप बहुत सारा प्यार दे रहे हो पिछले कुछ वीडियोस को, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना आपको कैसा लगा, आपको क्या कमी लगी, क्या अच्छा लगा, आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस और देख पाओ, और उन सब्सक्राइबर के थ्रू हमारा चैनल मोनेटाइज भी होगा और हम और अच्छे वीडियोस प्रोड्यूस कर पाएंगे आपके लिए, और अच्छे से आपके लिए काम कर पाएंगे। क्योंकि जब चैनल पे सब्सक्राइबर कम होते हैं तो कम लोगों तक ये टॉपिक्स पहुंच पाते हैं, और हमारी जो मेहनत है वो बहुत सारे लोगों तक पहुंच नहीं पाती, और उसका फायदा बहुत लोगों को नहीं मिलता। तो आई नो कि कम सब्सक्राइबर होते हैं तब लोगों को ऐसा लगता है कि यार क्या ही चैनल होगा, क्या ही अच्छा सिखा पाएंगे, इसलिए वो सब्सक्राइब नहीं करते। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, हैव ए नाइस डे।